Recording in progress. तो हमें इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना था। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले इसे समझ लेना कि हमने ये क्या लगाया है, CH4। तो CH4 में हमने ये 4 कार्बन लिए, CH3 है, सॉरी। ठीक है, देखो हर एक कार्बन का, यहाँ बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझो, हर एक कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। इसने 3 हाइड्रोजन के साथ में 3 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, एक और यहाँ हाइड्रोजन लगा था, ये हाइड्रोजन अपना क्या कर गया भाई, यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर गया, या हम कह रहे हैं ये हाइड्रोजन नहीं, चलो आप ये मान लो कि ये क्लोरीन था। यहाँ पर कौन था, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, अपना इलेक्ट्रॉन तो ले गया, साथ में कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले गया। तो जब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो अब ये कंडीशन है, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड है और कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी 3 पाई बॉन्ड है और कोई भी यहाँ पर लोन पेयर नहीं है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, बोलो। नंबर 3 आया ना, नंबर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। नंबर कितना आया, हाँ, तो 3 के लिए एक S हो गया और 2 P हो गए, तो sp2 हो गया। ठीक है, अब देखो CH3 नेगेटिव है, CH3 नेगेटिव में क्या हुआ, CH3 में नेगेटिव में ये हुआ कि यहां से सपोज करो कोई हाइड्रोजन लगा था और वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर यहां से निकल गया, सपोज करो, तो यहां पर क्या आ गया, एक लोन पेयर आ गया, और लोन पेयर आ गया तो अब एक लोन पेयर और 3 यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, तो टोटल नंबर कितना आया, 4, और 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। CH5 पॉजिटिव आपसे कहा जाए, इसका क्या हो जाएगा, तो CH5 पॉजिटिव का मतलब क्या है, जबरदस्ती एक H प्लस को हमने यहाँ पर जोड़ दिया और H प्लस कोई इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं आ रहा है। देखो ये CH4 है, हमने एक H प्लस को जोड़ दिया, एक H प्लस को जबरदस्ती हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या वो अपने आप में कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है, H प्लस, H प्लस के पास खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ना कार्बन के पास लोन पेयर है, ना कार्बन के पास लोन पेयर है। तो अगर इस टाइप की कोई स्पीसीज होगी तो हम उसे क्या नाम, उसका हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे, sp3 ही कहेंगे। समझ में आ गई बात, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा ना, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन ही लेकर नहीं आया, ना कार्बन पर कोई लोन पेयर है, तो वो कहां से आपका इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, फोर्सफुली एडेड है। ठीक है, अब CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल में क्या कंडीशन है, देखिए फ्री रेडिकल मतलब इस पर अपना एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है कार्बन पर, तो क्या इसे लोन पेयर कहोगे, क्या इसे बॉन्ड पेयर कहोगे, नहीं कहोगे। तो यहाँ पर 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, sp2। समझ में आ गई बात, नहीं आई, चलिए अब देखते हैं CO2। हाँ छोटा रहेगा, फ्री रेडिकल है ना वो किसी और से रिएक्ट कर लेगा, पर जब उसके पास में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, हाँ, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। अब CO2 है, तो ये कार्बन है, ये 2 ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, तो अब आप यहां पर समझ सकते हो क्या हो गया, देखो ये कंडीशन है, तो एक हो गया सिग्मा, दूसरा सिग्मा, यहाँ एक पाई हो गया, यहाँ एक पाई हो गया, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, अब सिग्मा बॉन्ड ही लिए जाते हैं, और जब सिग्मा बॉन्ड लिए जाते हैं तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो 2 ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा sp, क्या हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब Xc4 का बनाना है, हमें XcF4 का बनाना है, Xc के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। ठीक है, 8 हो गए, 4 के साथ में कौन लग गया, फ्लोरीन लग गया, और 2 हो गए लोन पेयर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और लोन पेयर कितने हो गए, 2 हो गए,
तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 1s3p, तो ये तो हो गया 4, 2 और बची है तो D2, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट था आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं, तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड है, यहां देखना, जिसमें से एक कौन है पाई बॉन्ड है, तो 4 में से एक हटा दिया तो नंबर कितना बचा 3, और 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो इसके लिए भी सेम वही हो जाएगा sp2। इसके चारों सिग्मा बॉन्ड है तो sp3, और इसके चारों सिग्मा बॉन्ड है तो sp3। ठीक है, अब नेक्स्ट था आपका कौन सा था BF4 नेगेटिव। BF4 नेगेटिव में क्या हो जाएगा, तो B के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई 3 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन के साथ में लगी, और एक फ्लोरीन अपना एक नेगेटिव यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आया, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके खुद के थे, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3। भैया नंबर से यार हाइब्रिडाइजेशन तो याद कर लो यार, इतना तो होमवर्क कर लिया करो घर जाकर, हैं इसी में अटक रहे हो, कम से कम इसे याद कर लो अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सिग्मा में ही काउंट होगा। अब लेते हैं AlCl4 नेगेटिव। AlCl4 नेगेटिव, एल्यूमिनियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 होते हैं, तो 3 क्लोरीन लग गए, और एक क्लोरीन खुद अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आया Cl नेगेटिव, तो नंबर कितना आ गया 4 नंबर आया, और 4 नंबर के लिए एक S और 3 P, तो 4 हो गया। ठीक है, PCl6 नेगेटिव, फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 होते हैं, ये हो गए 5, 5 क्लोरीन के साथ में लग गया, एक क्लोरीन जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन खुद लेकर आया, Cl नेगेटिव लिखा हुआ है ना, तो टोटल कितना हो गया नंबर 6, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d2। आप तो ऐसे गिनो, D कितने हैं 2 हैं, P कितने हैं 3 है, 3 2 5 और एक ऐसे हो गया 6। ठीक है, याद भी नहीं कर पाओ तो ऐसे देखो। और कोई बचा है बेटा I3 माइनस, तो I3 माइनस में बेटा ये होता है आई लगाया यहां पर एक आई लगाया, ये कुछ इस टाइप का बॉन्ड रहता है। देखो आयोडीन पे नॉर्मली कितने पेयर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 6, और ये क्या हो गए 7। अब एक नेगेटिव भी लग रहा है, एक नेगेटिव जो लग रहा है वो इसी पे लगा दूं, तो अब टोटल कितने हो गए 8 हो गए, और ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता भाई। हाँ तो अभी वो किसी से लग थोड़ी आ रहा है, आयोडीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, देखो कैसे पता करोगे, तुम तो क्लोरीन को बना लो, किसे बना लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, क्लोरीन के जस्ट नीचे कौन होता है, तो इसका हो जाएगा 4s2 4p5, ब्रोमीन के नीचे कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा 5s2 5p5। समझ में आ गई बात। अब देखो 5s में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 5p में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक ही कोवेलेंसी दिखाएगा, आयोडीन आयोडीन के साथ में लगकर क्या बनाएगा I2 बनाएगा, पर क्योंकि इसके पास में कौन है एक d ऑर्बिटल भी तो है 5d0, तो ये अनपेयर्ड करना चाहे तो अनपेयर्ड कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर यहां डाल देगा। ठीक है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को यहां उठाकर डाल दिया, अब देखो इसने एक और नेगेटिव ले लिया, पहले तो इसने एक नेगेटिव लिया,
आई नेगेटिव हुआ, तो आई नेगेटिव में एक और इलेक्ट्रॉन यहां आ गया कि नहीं, सारे फुलफिल्ड हो गए कि नहीं। अब देखो, अब इसने क्या किया, अब इसने इसी पेयर को उठाकर खाली कर दिया। तो जैसे इसने इसे खाली किया, तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से उठाकर इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा, और इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर इसने कहां भेज दिया, डी में भेज दिया। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। अब एक आयोडीन के साथ यहां लग जाएगा, एक आयोडीन के साथ यहां लग जाएगा, तो अब ये 3 आयोडीन हो गए कि नहीं। एक आयोडीन यहां पर आकर अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, दूसरा यहां करेगा, और खुद ही अपने आप में एक आई नेगेटिव है ही है। तो इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया I3 नेगेटिव। तो अब इस पर लोन पेयर कितने हैं, तुम ये देखो, 1 2 3, और 2 हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो 3 2 कितना हो गया, 5, और 5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d, 3 और 1 4 और 1 5, D2 6 में होता है बेटा। आगे समझ में नहीं आया, ठीक है भाई। तो sp3d ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और कुछ बचा। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिया जाता है, जो भी टीचर आपको छकाना चाहता है तो वो ये जरूर पूछेगा आपसे एग्जाम में, I3 नेगेटिव में आई का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, हाँ पक्का। तो अब देखते हैं H3O पॉजिटिव। तो जो H3O पॉजिटिव होता है, इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में लगा, आपको मालूम है, और 2 लोन पेयर तो है ही है, और एक कौन आ गया, H प्लस। तो H प्लस के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा कि नहीं। तो यहां पर कितना हो गया भैया, 3 हो गए सिग्मा बॉन्ड, और 1 हो गया लोन पेयर, टोटल नंबर कितना निकला, 4, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 अकेला, 4 नंबर आया ना, तो sp3 हुआ। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालना मेरे ख्याल से बड़े आराम से आपको आ गया होगा, ठीक है। Recording in progress. तो अब हम देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, क्या बोलेंगे शॉर्ट में, क्या बोलेंगे, हैं क्या बोलेंगे, अरे बोलो ना भाई, MOT, ठीक है। अरे वो चिढ़ाने वाला नहीं है, MOT करके, MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, इससे हम लोग समझते हैं। पहले इसके पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं, फिर हम इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है भाई। Recording in progress. तो भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है, सबसे पहली बात ये इंफॉर्मेशन देती है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन कोवेलेंट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो किसके लिए है, सबसे पहले याद रखिएगा, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए है, और ये ज्यादा एडवांस थ्योरी है, ये ज्यादा एडवांस थ्योरी है। देखो हमारे पास में पहले भी अपने आप में कुछ एक थ्योरीज थी, ठीक है, कुछ एक थ्योरीज थी जो बॉन्ड फॉर्मेशन को बता रही थी, जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वगैरह जो थी, ये इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और कुछ चीजों में इसकी कमी भी आ रही थी। अभी मैं वो बताऊंगा आगे जाकर, जब एग्जाम्पल इसको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो उन कंपाउंड से पाई जाती हैं, पर उसके हिसाब से वो प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये कहा गया कि एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी, जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ज्यादा एडवांस थ्योरी है, किसके कंपैरेटिवली, बाकी थ्योरीज के कंपैरेटिवली, ठीक है। ये थ्योरी लगती है होमोडायटोमिक सिस्टम के लिए। होमोडायटोमिक सिस्टम क्या होते हैं, तो डायटोमिक मतलब 2 एटम वाले मॉलिक्यूल, और दोनों एटम कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे O2, इसमें दोनों ही ऑक्सीजन के एटम लगे हैं, H2 दोनों हाइड्रोजन के लगे हैं, क्लोरीन Cl2, N2 F2,
और इवन स्पीसीज के लिए भी O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, N2 प्लस, N2 प्लस माइनस, इन सब के लिए भी लगती है। उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। क्योंकि ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है, इसलिए ये एक एडवांस थ्योरी है। और देखो आगे जाकर आप हेटेरोडायटोमिक की भी पढ़ोगे, पर अभी नहीं, 10+2 लेवल में नहीं, वह बीएससी एमएससी में पढ़ोगे। ठीक है, अगर केमिस्ट्री कंटिन्यू रखते हो तो वहां हेटेरोडायटोमिक सिस्टम को भी आप वहां पढ़ोगे। यहां पर आप सिर्फ होमोडायटोमिक सिस्टम को पढ़ोगे। अब देखो अभी तक हम क्या पढ़ते थे, हमने ये देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, क्या देखा था कि हम फिलिंग किसकी करते हैं, हम फिलिंग करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। यहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स को कहां भरोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अभी तक हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को भरते थे, 1s 2s 2p 3s 3p। अब यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भरेंगे। मतलब एक नया कॉन्सेप्ट है कि यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भरना है। ठीक है, और यहां पर हुन्स रूल और अबाउ रूल को भी फॉलो करना है, जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते थे इलेक्ट्रॉन भरते समय, तो उन्हें भी यहां पर फॉलो करना है। हुन्स रूल को भी फॉलो करना है और अबाउ रूल को भी फॉलो करना है। एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं और वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपसे कहा एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को बनना सीखा, पर यहाँ दो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, और जब कंबाइन हो रहे हैं तो उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर नहीं। इसलिए थ्योरी सिर्फ कहां लगती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में लगती है। यहां पर ये ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ऊपर कंबाइन होंगे, एक दूसरे से कंबाइन होंगे और नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे ओवरलैप करके, जिन्हें हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, तो अगर एक ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल दूसरे एक दूसरे के साथ में मिला तो कितने ऑर्बिटल बने, कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अरे एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, दोनों एक दूसरे के साथ में मिले तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना कि नहीं बना। तो कितना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, दो कहां से बना, बोलो भाई। हाँ हम तो हेड ऑन के बारे में ही बात कर रहे हैं। आप दो लोग मिले तब जाकर दोस्ती का रिश्ता बनाना, तो दो लोगों के बीच में कितना दोस्ती का रिश्ता बना, एक या दो, एक ही बना ना। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही तो बनाएंगे, पर नहीं, यहाँ दो बनाते हैं। एक बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो बॉन्ड का एंटी है। अभी समझोगे आप इसे कैसे, ठीक है, समझ में आई है बात। तो देखो बेटा, चाहे हेड ऑन हो चाहे साइड ऑन हो, सभी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी मिलाओगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अभी हेड ऑन और साइड ऑन के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, वो अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तब मैं समझाऊंगा। अभी सुनो सिर्फ उतना, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग। यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कंबाइन करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग होता है और एक क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग, और जिनमें एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो बताओ बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा होगी कि एंटी बॉन्डिंग में, बनी बात है एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर बॉन्ड बनाना है तो स्टेबल करना है, तो स्टेबल करना है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी कम, और एंटी बॉन्डिंग मतलब तोड़ना है, तो अनस्टेबिलिटी लेकर आना है, स्टेबिलिटी कम करना है, तो एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव लो एनर्जी व्हाइल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव हाई एनर्जी। अगर देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, या एंटी बॉन्डिंग से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, किससे, बॉन्डिंग से, जो कि पॉसिबल ही नहीं। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्डिंग से, तो कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। अभी मैं बता रहा हूं ना क्यों, रुक जाओ, रीजन पे आने दो, अभी स्टेटमेंट सुनो, सिर्फ स्टेटमेंट सुनो।
यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, ध्यान से समझना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लेस हो जाते हैं या बराबर हो जाते हैं। लेस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, जब अभी इन्हें बनाएंगे तब आप समझ जाओगे। लेस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, इक्वल हो सकते हैं। अगर इक्वल होंगे तो यहां पर कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। किससे लेस और किसके इक्वल? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। तो एंटी बॉन्डिंग डोमिनेंट हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन है? तो बॉन्ड बनने के लिए कंडीशन है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए और एंटी बॉन्डिंग में कम होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई है? अच्छे से क्लियर है? चलिए अब कुछ एक एग्जांपल्स को यहां पर समझते हैं और ये बात आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं O2 का। किसका एग्जाम्पल लेते हैं? O2 का। इसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। O2 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपको मालूम है? 8 होता है। तो हमने क्या लिखा? 1s2 2s2 एंड 2p4, 8 हो गए। यहां पर देखिए इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। चलिए इन्हें भर लेते हैं। 1 2 1 2 1 2 3 और ये 4, ठीक है। हमने दूसरा भी ऑक्सीजन लिया, इसके लिए भी सेम यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब बेटा देखो यहां पर होगा क्या? होगा ये कि हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझ लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। हमने सबसे पहले इसका 1s उठाया और इसका 1s उठाया। इसके 1s को उठाकर हमने यहां रखा, समझना बड़े गौर से। हमने इसके 1s को उठा के यहां रखा और इस वाले के 1s को उठाकर यहां रखा, इस वाले के 1s को यहां रखा। हमने ये लिख दिया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हुए। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो रहेंगे ये 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? एक ये बनाया और एक हमने ये बनाया, तो इसे हमने बोल दिया कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। क्या है? समझ में आ गई बात? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो अब देखना बेटा, एस एस के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड। कभी भी पाई नहीं बनता है, पाई तो पीपी के बीच में बनता है। तो देखिए यहां बनेगा सिग्मा 1s, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s, ठीक है। बस दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? दोनों में क्या फर्क हो जाएगा बेटा? फर्क ये हो जाएगा, एक बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। एनर्जी किसकी ज्यादा होती है? एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। तो बनी बात है, ऊपर वाला कौन है? एंटी बॉन्डिंग है। और एंटी बॉन्डिंग है तो हम इसे स्टार से दिखा दें और इसे नॉन स्टार से दिखा दिया। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? देखो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास? 2 थे ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को चलो हम इससे दिखा दे रहे हैं, ये 2। और यहां पर भी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसे भी हमने किससे दिखा दिया? 2 से दिखा दिया। दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन बनना है ना। तो हमें एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं बन सकते, तो 2 ऑर्बिटल चाहिए पड़ेंगे 4 इलेक्ट्रॉन बनने के लिए। तो एक हो जाएगा बॉन्डिंग और एक हो जाएगा, तो 1 2 ये कम एनर्जी का है, इसे ऐसे भरा। फिर हमने हाइयर एनर्जी की, हमारे पास 2 और बचे तो ये बढ़।
तो क्या ये 1s बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ये एंटी बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? इसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, जबकि मैंने क्या कहा था, ये बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। ठीक है, ये इन्होंने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अब यहां हम आते हैं 2s और यहां आते हैं 2s। तो 2s में भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो भाई, यही तो लिखा था हमने। ठीक है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, सिग्मा 2s, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s एस्टासिक। ये लग गया। ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन बनना है, तो पहले लोअर एनर्जी वाले को भरा जाता है और फिर हाइयर एनर्जी वाले को भरा जाता है। ठीक है, हुन्स रूल और अबाउ रूल को फॉलो करना है। अब हम यहां आते हैं, अब हमें किसे बनना है भैया, पी को बनना है। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और पी में आप ये बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो, कि पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए हमने ये 3 बना लिए। और इसके भी पी में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पी एक्स, ये क्या हो गया, पी वाई, और ये क्या हो गया, पी जेड। ये भी हो गया पी एक्स, पी वाई और पी जेड हो गया। कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 1 2 3, और ये क्या हो गया 4। तो ऐसी 1 2 3, और ये क्या हो गया 4। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है भैया। अब देखो भैया, अब जो पी है, तो अगर 2 एटम के बीच में ही बॉन्ड बन रहा है, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो एक पी तो इसमें क्या बना लेगा बेटा, क्या बना लेगा, अगर 2 एटम के बीच में आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, याद रखना, 2 एटम के बीच में अगर 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो एक बनता है सिग्मा और 2 बनते हैं पाई बनते हैं। 2 कितने बनते हैं बेटा, पाई बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई है? ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया बेटा, हेड ऑन एक ही लगेगा और बाकी 2 तो साइड ऑन लगेंगे ना, है? आगे समझे? तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये पाई बनाएगा, तो 2 पाई बनेंगे और एक क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। पाई की एनर्जी कम होती है कि सिग्मा की? सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है, पाई की एनर्जी ज्यादा होती है। पर याद रखना कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके बारे में बता रहा हूं, उनमें से एक ऑक्सीजन भी है। यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ पाई की एनर्जी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और सिग्मा की एनर्जी ज्यादा कर देंगे। तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिएगा, 2 पाई है, इनकी एनर्जी हमने कम कर दी है और एक सिग्मा की ज्यादा कर दी है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए मैं बता रहा हूं, होना उल्टा चाहिए था ना, पर ये एक्सेप्शनल केस है, अभी मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और ऊपर जब हम इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो इसका पैटर्न ये हो जाएगा। थोड़ी सी तसल्ली रखना बेटा, अभी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। ये आ गया, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसे हम बोलेंगे पाई, और हमने बोल दिया 2px, और पाई 2py, तो ये हो गया सिग्मा 2pz। अब बिल्कुल ऐसे ही ये हो जाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तसल्ली रखना, अभी समझ में आ जाएगा बेटा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है। मैंने कहा है अबाउ और हुन्स रूल पूरी तरीके से फॉलो होगा। ये दोनों की एनर्जी बराबर है, जब दोनों की एनर्जी बराबर है
तो सेम ऑर्बिटल्स में याद करना, एक एक इलेक्ट्रॉन करके, एक एक करके हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे और फिर हम पेयरिंग करेंगे। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां डाला, क्या हो गया, कुछ तो क्या हो गया भाई। फिर देखो सेम एनर्जी वाले ये भर गए कि नहीं भर गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां डालेंगे, फिर एक इलेक्ट्रॉन को यहां डालेंगे। टोटल कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कितने बचे, 4 और बचे। तो अब एक इलेक्ट्रॉन को यहां डालेंगे और दूसरे की पेयरिंग कर देंगे। क्यों पेयरिंग कर देंगे, इसका एनर्जी लेवल क्या है, इससे और इससे एनर्जी लेवल अलग है इसका, तो हमने इसकी उठाकर पेयरिंग कर दी है। ठीक है, अब कितने बचे हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन 2 इलेक्ट्रॉन को हमने कहां भरा, यहां पर ये भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर भर दिया, वो खाली रहेगा। ठीक है, और ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन या डायग्राम तैयार हुआ। अब इसे आप 1s 2s के फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसे कैसे लिखोगे, इसे सिग्मा 1s 2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग का 2, फिर सिग्मा 2s 2, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग का 2, फिर क्या लिखोगे, पाई 2px 2 पाई 2py, दोनों की एनर्जी बराबर है, दोनों को एक साथ लिखोगे 2, और फिर लिखोगे सिग्मा 2pz 2, फिर यहां लिखोगे पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 1 और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग 1। ये इसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये इसका क्या बन गया, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें निकाली जाती हैं। बहुत सारी चीजें क्या क्या निकाली जाती हैं, जरा इस बात को भी समझ लेना कि आप कौन कौन सी चीजें फाइंड आउट करते हो यहाँ पर। तो आप यहां पर निकालते हो मैग्नेटिक कैरेक्टर, सबसे पहले क्या निकालते हो बेटा, मैग्नेटिक कैरेक्टर। ये पैरामैग्नेटिक है कि ये डायमैग्नेटिक है, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, और आप किसे निकालते हो, बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हो। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताता है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, और दो एटम के बीच में किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 1.5 बॉन्ड बनेगा, 1.25 बॉन्ड बनेगा, ये सब बताएगा। हाँ, फ्रैक्शन में भी बेटा, अभी देखो बहुत कुछ होगा, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको मालूम चलेगी। और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी 2 टाइप का होता है, मैंने आपको बताया कौन कौन सा होता है, पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, दोनों में से कौन सा है। ठीक है, अब देखो बेटा, 1 मिनट रुक जाओ। अब मैं आपको ये बताऊं, सबसे पहले मुझे ये बताइए, ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें, O2, O2 में 2 ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, यहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा ऑक्सीजन लिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मुझे ये बताओ सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई, ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, सारे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर कैसे हो गए, पेयर्ड। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो हम उस सब्सटेंस को कहते हैं डायमैग्नेटिक। क्या कहते हैं, और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें से मैग्नेटिक लाइंस पास नहीं हो पाएंगी। डाया मींस क्या होता है, जो चीज नहीं है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं हो सकती हैं, उसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी फिजिक्स में पढ़ोगे आप, है ना। तो डायमैग्नेटिक मतलब जहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी बता चुका हूं, जहां से मैग्नेटिक लाइंस पास नहीं हो पाई। ठीक है, अरे भाई सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सोचो जरा, इसका साउथ बन रहा है, इसका नॉर्थ बन रहा है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इसका नॉर्थ साउथ यहां बन रहा है, नॉर्थ से साउथ की लाइन यहां जाती है, नॉर्थ से साउथ की लाइन यहां जाती है। अब देखो, अगर एक मैग्नेट को यहां लेकर आओगे, इसका नॉर्थ पोल यहां लेकर आओगे,
तो नॉर्थ पोल को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। हम कह रहे साउथ पोल की मैग्नेट को भी लेकर आओगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ दोनों है तो इसकी लाइन से यहां से पास नहीं हो पाएंगी। ऐसी एक मैग्नेट को यहां रखोगे, एक को यहां रखोगे, तो कोई भी मैग्नेटिक लाइन से यहां से पास नहीं हो रही है, ठीक है। या साउथ यहां रख दो, नॉर्थ यहां रख दो, यहां आप क्या रख दो, नॉर्थ रख दो, यहां साउथ रख दो। अरे भैया इसकी नॉर्थ की लाइन तो इसकी नॉर्थ की लाइन को रिपेल कर देंगे कि नहीं, तो लाइन एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो पाएंगी यहाँ पर। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो हम उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो हम उसे कहते हैं डायमैग्नेटिक। और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कैसा हो, अनपेयर्ड हो, तो हम उसे बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। देन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहेंगे हम उसे। समझ में आ गई ये बात, नहीं आई, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। ऑक्सीजन हमने देखा कैसा है, डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, पर प्रैक्टिकली देखा गया ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक होता है। ये किसने बताया, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। किसने बताया, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो कह रही सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, तो वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को किसने एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने, तभी मैंने इसे एडवांस थ्योरी कहा है। अब देखो कैसे, उसने कहा देखो यहां पर ये दो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड है कि नहीं है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। किसने ये बताया, नहीं, वो बहुत सारी ऐसी चीजों को एक्सप्लेन कर रही है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत सारी ऐसी चीजों को एक्सप्लेन कर रही है जिसे आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं कर पा रही है। तो हमें दोनों की जरूरत पड़ रही है यहाँ पर। जी हाँ, समझ में आई बात। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा बॉन्ड ऑर्डर बताइए, क्या कहा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यही लिख रहे थे ना, हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in bonding orbital minus number of electrons in anti bonding orbital divided by 2। Nb क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Na क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Nb हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और Na हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। समझ में आ गई बात बेटा, और डिवाइडेड किससे कर दिया, 2 से। अब ये बताओ, यहां तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर है, कोई फायदा है, यानी ये से काट दे रहा है, ये से काट दे रहा, तो हम सबसे लास्ट के ऑर्बिट को ही पकड़े ना, वही तो डिफरेंस बनाता है। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 6, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया। तो देखो O2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड ही तो होता है, हाँ, 1.5 पौने 2 भी निकलेगा, तसल्ली रखो। ऐसे आ जाएगा कि मैं ये बोल दूं O2-2, और एक और स्पीसीज होती है O2-1, तो O2-1 कर दिया, तो O2-1 कर दिया, इसका मतलब एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया, तो एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कहां आकर बैठेगा, यहां आकर बैठ जाएगा। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है,
तो पहली बात तो यहाँ पर जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो कम हो गया O2 के कंपैरेटिवली, एक ही अनपेयर्ड है। O2 में कितने अनपेयर्ड थे, 2 थे, तो पैरामैग्नेटिक उसका ज्यादा था, इसका कम है, उसे भी निकालना सिखाएंगे हम, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट से निकालते हैं हम। अब देखना बेटा, यहां पर जब एक और इलेक्ट्रॉन हमने यहां पर डाल दिया, तो अब टोटल बॉन्डिंग में कितने हैं, 6, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 3। फॉर्मूला क्या था, 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, 6 में से गए 3, तो कितने बचे, 3, 3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 1.5। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, 1.5। और अब इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा मैं, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो 1.5 बॉन्ड है इसके अंदर, फोर्सफुली नहीं, कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये मानकर चलो, ठीक है, क्लियर है। तो O2 माइनस 1, O2 प्लस 1, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बॉन्डिंग में 6 है, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, 6 में से 1 गया 5, तो कितना हो गया, 2.5, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2.5। तो अब बताओ O2 माइनस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या O2 प्लस स्ट्रॉन्ग है, O2 प्लस, उसमें बॉन्ड ऑर्डर 2.5 निकल रहा है, O2 माइनस में 1 निकल रहा है। कल इसे करेंगे अच्छे से, अभी टाइम हो गया, देख लो ना बेटा, O2 माइनस में कितना निकला था, 1.5, चलो O2 प्लस में कर लो, तो O2 प्लस में हम यहाँ पर ये देखें, देख लो इसे, यहाँ पर O2 प्लस में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं, ऊपर से हमने इसे और गायब कर दिया, समझ में आ रही है बात। बॉन्डिंग में कितने हैं, 6, एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 1, तो 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना निकला O2 प्लस का, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर हुआ, कौन सा स्ट्रॉन्गर हुआ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। यहाँ 2.5 बॉन्ड बना, और O2 माइनस में कितना बना था, 1.5 बॉन्ड, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आ गई बात, नहीं आई। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए हम बॉन्ड ऑर्डर का यूज करते हैं। अभी कल इसकी बहुत सारी मैं ट्रिक्स सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लो, कल और बात करेंगे इसकी, तो बहुत सारी ट्रिक्स सिखाऊंगा, अभी टाइम ओवर हो गया, ठीक है।